वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हमारा जो आज का क्वेश्चन है ये भी सोशियोलॉजी के हवाले से है और ये वो क्वेश्चन है जो मोस्टली पेपर्स में आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है डिफाइन सोशल ग्रुप्स, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। ये इसके टाइप्स में, इसकी काइंड्स में आता है और इस ग्रुप्स के कौन कौन से ख़ास है, यानी कि इसके करैक्टरिस्टिक क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और मेजर सोशलाइजिंग एजेंट्स कौन से हैं जो सोसाइटी में मौजूद होते हैं और ग्रुप्स की सोलिडैरिटी को मुतासर करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। सोलिडैरिटी किसको कहते हैं? यकजहती को कहते हैं कि आपस में बॉन्डिंग कितनी है, आपस में कम्बिनेशन कितना है। तो वो कहता है कि इसको हमने 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। ये हमारा एक मुकम्मल 20 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्टली ये पेपर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोशल ग्रुप किसको कहते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसकी टाइप्स कौन सी हैं और ये जो 2 मेन टाइप्स है इन टाइप्स के मेन ख़ास और मेन पॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सोशल ग्रुप है क्या। किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और वो एक दूसरे को अफेक्ट करें, एक दूसरे को मुतासर करें, तो हम उसको नाम देते हैं सोशल ग्रुप का। कम से कम 2 और ज़्यादा से लिमिट, ज़्यादा की लिमिट नहीं है इसमें। क्यों लिमिट नहीं है? क्योंकि सोशल ग्रुप अगर हम प्राइमरी में फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा कितने मेंबर्स होंगे? 5, 10, 12, 20। लेकिन जब हम सेकेंडरी ग्रुप की तरफ जाते हैं तो उसमें तादाद वो हज़ारों लाखों की तरफ चली जाती है। कम से कम वो कहता है कि 2 लोग जो एक दूसरे को अफेक्ट करें उसको हम कहेंगे ये हमारा सोशल ग्रुप है। ठीक है। अब सोशल ग्रुप में 2 से 3 चीज़ें आती हैं डेफिनेशन के हवाले से। 2 और मोर इंडिविजुअल, हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नंबर फर्स्ट पे वो कहता है 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। जो मैंने अभी बात आपको बताई है वो लिख के भी कह दिया है कि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में 2 या 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों और वो दोनों एक दूसरे को मुतासर करें, एक दूसरे को अफेक्ट करें, वो किसी भी तरह से वो असर रखें एक दूसरे पे, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा सोशल ग्रुप है। इसके बाद वो कहता है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा मज़ीद एक्सपेंड करते हैं। कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग ये क्या है? इसमें वो कहता है कि इंसानों का मजमूआ, यानी कि सोशल ग्रुप हम किसको कहेंगे? हम इंसानों के मजमूए को सोशल ग्रुप कहेंगे। जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो हम उसमें भी लोगों के मजमूए की बात कर रहे हैं। हम जब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, हम बड़े ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो हम उसको भी यही कहेंगे कि वो क्या है? वो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है, जिसमें मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होते हैं। वो किसी मकसद के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इकट्ठे हो सकते हैं, किसी मखसूस टाइम के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। बस हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम किसी कंपनी की बात करते हैं, कॉलेज की इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, या किसी भी बड़े सेक्टर की किसी मिल की बात करते हैं, तो वो है क्या? वो कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग इकट्ठे हुए होते हैं, उनका पर्पज़ एक हो सकता है, उनका मकसद एक हो सकता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारा सोशल ग्रुप है। आगे लिखा है नंबर ऑफ पर्सन। थर्ड पे नंबर ऑफ पर्सनस, अशखास की तादाद। जैसे कि हमने इसमें कहा है कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मुख्तलिफ लोगों का मजमूआ। इसमें कहता है लोगों की तादाद, यानी कि बहुत से लोग किसी ख़ास एक मकसद के लिए इकट्ठे हों। जैसे एक बैंक है, अब बैंक में काम करने वाले लोग किस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं? जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनकी एक ही ज़िम्मेदारी है कि आपने लोगों की मदद करनी है, लोगों की हेल्प करनी है, लोगों के अकाउंट ओपन करने हैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपको कंपनी पसंद है, कोई सैलरी पसंद है, उन तमाम मसाइल का हल। एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, कोई कंपनी बनी है, उस कंपनी का क्या मकसद है? प्रॉफिट जनरेट करना, पैसे जनरेट करना। एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का क्या मकसद है? पैसे जनरेट करना, पैसे बनाना और मुख्तलिफ बिज़नेस स्टार्ट करना। तो वो कहता है कि इसमें मुख्तलिफ लोगों का एक मकसद होता है, एक पर्पज़ होता है, और ये तमाम लोग एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, और इसी इफेक्ट करने को हम कहेंगे कि ये हमारा सोशल ग्रुप है। ये वो चीज़ें हैं जो इस हवाले से बताना ज़रूरी थी कि सबसे पहले हमें पता हो कि सोशल ग्रुप कहते किसके हैं। अब आगे जाएंगे इसकी डिफरेंट काइंड्स की तरफ, और उन काइंड्स में जो मेन 2 काइंड्स हैं मैंने आपको बता दिया। पेपर में मोस्टली जो क्वेश्चन रिपीट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के हवाले से। हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, प्राइमरी सोशल ग्रुप एंड सेकेंडरी सोशल ग्रुप, और इन दोनों के मेन ख़ास, दोनों के मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन से हैं और ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सबसे पहले हमने सोशल ग्रुप पढ़ लिया है, हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप जिसमें मेंबर्स की तादाद कम होती है, इसके मुख्तलिफ ख़ास हैं, इसके मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक हैं। उन्हीं करैक्टरिस्टिक की बेस पे हम इसकी डिवीज़न करते हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या है।
हम प्राइमरी ग्रुप के हवाले से जब भी बात करते हैं तो हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे एक फैमिली की, हम इसकी एग्जांपल कोट करेंगे एक टीम की। वो क्रिकेट टीम हो सकती है, वो फुटबॉल टीम हो सकती है, वो किसी हॉकी टीम हो सकती है, या कोई भी और टीम हो सकती है। हम जब भी इसको छोटे पैमाने पे लोगों को डिस्कस करेंगे जिसमें लोगों की तादाद कम होती है, जिसमें लोगों की तादाद लिमिटेड है, जिसमें लोगों के आपस में फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, जिसमें लोगों का डायरेक्ट तल्लक है, जो लॉन्ग टर्म है, जो ड्यूरेबल है, और इसमें इमोशनल अटैचमेंट होती है, हम इसको कहेंगे कि ये हमारा प्राइमरी ग्रुप है। प्राइमरी ग्रुप के हवाले से इसके कुछ ऐसे मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो डिस्कस करना लाजमी है। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखते हैं इमोशनल अटैचमेंट। प्राइमरी ग्रुप, इसके करैक्टरिस्टिक। नंबर 1 इमोशनल अटैचमेंट। वो कहता है कि प्राइमरी जो ग्रुप होता है इसमें जो मेंबर्स मौजूद होते हैं इनके दरमियान में इमोशनल अटैचमेंट होती है, इन दोनों के दरमियान में किनशिप होती है, इन दोनों के दरमियान में दो या दो से ज़्यादा लोग जिसकी भी बात कर रहे हैं। अगर हम फैमिली को देखते हैं तो फैमिली में पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बच्चे हैं, बहन भाई हैं, आपके कज़न हैं, आपके ख़ास रिश्तेदार हैं, उन तमाम के साथ आपका खूनी रिश्ता है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है। फैमिली के किसी एक बंदे को तकलीफ़ होती है, बाप को तकलीफ़ है, मदर को तकलीफ़ है, किसी के भाई को तकलीफ़ है, तो वो कहता है कि फ़ैमिली के तमाम लोग जो हैं उसके साथ हमदर्दी दिखाते हैं बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी लालच के। तो वो कहता है कि इसमें जो मेंबर्स मौजूद होते हैं प्राइमरी ग्रुप में उनमें इमोशनल अटैचमेंट पाई जाती है। सेकंड पे वो कहता है फेस टू फेस इंटरेक्शन और क्लोज रिलेशनशिप। प्राइमरी ग्रुप में जो मेंबर मौजूद होते हैं वो उनके दरमियान वो कहता है कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन पाई जाती है। वो डेली एक दूसरे के साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। हम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते हैं, सबसे पहले क्या करता है कि हम घर में मौजूद अपने अफराद को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, बहन भाइयों को देखते हैं, अगर जो कज़न रिलेटिव के पास है हम उससे बातचीत करते हैं। तो वो कहता है कि इसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होती है, वो डेली बेस पे होती है। और दूसरा नंबर वो कहता है क्लोज रिलेशनशिप, वो भी यही चीज़ है कि हमारा आपस में जो तल्लक है, जो रिश्ता है वो क्लोज़ होता है। हमारा पेरेंट्स के साथ, हमारा बहन भाइयों के साथ जो किनशिप है, हमारे जो फर्स्ट कज़न हैं उनके साथ हमारा रिश्ता क्लोज रिलेशनशिप है। तो वो कहता है कि प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर्स का आपस में क्लोज रिलेशनशिप भी है और इनकी आपस में डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन। आगे कंटिन्यूटी ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, पहले उससे क्लोज रिलेशनशिप का बताया है, अब वो कहता है कंटिन्यूटी, तसलसल। इस रिश्ते में, किस रिश्ते में, क्लोज रिलेशनशिप में और फेस टू फेस इंटरेक्शन में वो कहता है कि कंटिन्यूटी पाई जाती है, तसलसल पाया जाता है और ये हमेशा कंटिन्यू रहता है, ये ड्यूरेबल है, ये लॉन्ग टर्म है और इसमें इमोशनल अटैचमेंट है और ये बगैर किसी लस्ट के, बगैर किसी लालच के है। तो वो कहता है कि इस रिश्ते में कंटिन्यूटी पाई जाती है। जिस रिश्ते में कंटिन्यूटी पाई जाए हम उसको कहेंगे कि ये जो ग्रुप है ये हमारा प्राइमरी सोशल ग्रुप में ही आएगा। आगे क्लोज कॉन्टैक्ट्स, नंबर 4 क्लोज कॉन्टैक्ट्स। इसमें वो कहता है कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारी जो टीम है, इसमें लोगों के आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, उनका फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, वो एक दूसरे से डेली बातचीत करते हैं। अगर एक हॉकी टीम है, क्रिकेट टीम है, तो वो क्या करते हैं, वो डेली एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, डेली उनसे मिलते हैं। तो वो कहता है इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, आप उनको डायरेक्ट एक दूसरे को जानते हैं कि हमारी टीम में कौन से बंदे शामिल हैं और हमारी फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स मौजूद हैं। आगे स्मॉल साइज़, प्राइमरी ग्रुप के वाले से बात करता है कि इसमें मेंबर्स की जो तादाद है वो कम होती है, थोड़े से मेंबर्स इसमें होते हैं। एक फैमिली है, फैमिली में वही 2 से स्टार्ट है, पेरेंट है और उसके बाद आगे उनके बच्चे हैं, किसी के 1 है, किसी के 2 है, 4, 5, 10, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे। अब वो कहता है यार कोई टीम है तो टीम में कितने मेंबर होंगे, क्रिकेट टीम है 11 मेंबर है, कोई हॉकी टीम है, कोई फुटबॉल टीम है, टीम के हिसाब से मेंबर्स की तादाद है। गर्ज वो कहता है कि जो भी प्राइमरी ग्रुप है इसमें मेंबर्स की जो तादाद है वो थोड़ी होती है, वो समाल होती है, इसलिए वो कहता है कि इसमें इमोशनल अटैचमेंट मौजूद होती है। आगे वो कहता है स्टेबिलिटी, नंबर 6 स्टेबिलिटी, स्टेबल होना, मजबूत होना, इस्तेकाम। इस पॉइंट में वो कहता है कि ये जो लोग हैं इनका जो रिश्ता होता है ये स्टेबल होता है, ये मजबूत होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म का लस्ट नहीं है, इसमें किसी किस्म का लालच नहीं है। तमाम मेंबर्स एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच है और तमाम लोगों के जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, इसलिए वो कहता है कि ये जो रिश्ता है ग्रुप्स के मेंबर्स का ये आपस में स्टेबल है और ये लॉन्ग टर्म होता है। सिमिलैरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स, बैकग्राउंड्स पस मंज़र यानी कि हमारा जो बैक है वो कहता है कि हमारे प्राइमरी ग्रुप्स के जो मेंबर हैं इनके बैकग्राउंड्स में मुमासलत पाई जाती है। किस तरह,
प्राइमरी की जब भी बात करते हैं तो हमने कोट किया एग्जाम्पल फैमिली की। हमारी फैमिली जो लोग मौजूद हैं इनका बैकग्राउंड ये क्या है, हमें पता है हमारे फादर्स, हमारे प्रोसेसर्स, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके आगे पेरेंट्स हैं, हमारे जो बाबू दादा उनका बैकग्राउंड क्या है, हमारे घर में जितने बहन भाई हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, हमारे जो कज़न्स हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। तो वो कहता है कि जो प्राइमरी ग्रुप है इसमें जो बैकग्राउंड है इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ जाएंगे तो उसमें सीन चेंज होता है, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये जब लोग मुख्तलिफ हैं, उनका स्टेटस मुख्तलिफ है, तो उन लोगों का बैकग्राउंड भी मुख्तलिफ होगा, इसलिए वो इस हवाले से ये बात करता है। अगेन लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट, महदूद ज़ाती मफाद, ये पॉइंट हमने अभी इधर मैंने आपको इमोशनल अटैचमेंट का बताया था, तो ये पॉइंट भी उससे थोड़ा सा सेपरेट है उससे मिलता जुलता है। वो कहता है कि इस रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट पाई जाती है, आप हमदर्दी के ज़रिए एक दूसरे से अटैच होते हैं, आपका जो उससे रिलेशनशिप है वो क्लोज़ है, आपका डायरेक्ट फेस टू फेस उससे रिलेशनशिप है। इसलिए वो कहता है कि इस रिश्ते में जो सेल्फ़ इंटरेस्ट है वो बहुत कम पाई जाती है, इसमें किसी किस्म का मफाद नहीं है, किसी किस्म का लस्ट नहीं है, किसी किस्म की लालच नहीं है। फैमिली का एक मेंबर बीमार होता है, एक मेंबर को तकलीफ़ होती है तो बाकी तमाम लोग हैं वो उसकी कमी में शरीक होते हैं। फैमिली का वो बंदा खुश होता है तो बाकी लोगों को भी वो खुशी महसूस होती है कि हमारी फैमिली का बंदा जी उसको ये खुशी है। तो वो कहता है कि इसमें किसी किस्म की लस्ट नहीं है इसमें, इसलिए इसको हम कहेंगे कि प्राइमरी जो ग्रुप है उसमें मेंबर्स जो हैं वो आपस में लिमिटेड सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं। आगे इंटेंसिटी ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट, का मफादात की शिद्दत, इंटेंसिटी से मुराद होता है शिद्दत। अब वो कहता है कि इस पॉइंट में क्या है, वो कहता है कि हमारे आपस में जो इंटरेस्ट है, हमारा आपस में जो मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद है इसमें शिद्दत पाई जाती है। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कहता है कि उनका एक ही मकसद है, उनका क्या मकसद है कि हमने अपनी औलाद को पढ़ाना है, हमने अपने बच्चों को एक माशरे में अच्छा मकाम, अच्छा स्टेटस अता करना है। हमारे जो बहन भाई हैं उनकी क्या कोशिश है कि हमारे वालिदैन हम पे खर्च कर रहे हैं, हम पे मेहनत कर रहे हैं, हमने पढ़ लिख के एक बड़ा इंसान बनना है, हमने माशरे में एक स्टेटस बनाना है। तो वो कहता है कि हमारे जो आपस में शिद्दत है, हमारे जो आपस में मकसद है, जो मकासद है उसमें इंटेंसिटी पाई जाती है, वो मिलते जुलते हैं। अगर वो औलाद है तो औलाद का मकसद क्या है कि हमने वालिदैन की खिदमत करनी है, हमने अच्छा स्टेटस हासिल करना है, हमने मेहनत करनी है, अच्छा पढ़ना है। अगर वो पेरेंट्स है तो उनका मकसद ये है कि वो औलाद को किस हवाले से ट्रीट कर रहे हैं, उनकी बेसिक नीड्स कैसे पूरी कर रहे हैं, किस तरह उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इस वाले से वो डिस्कस करता है। पर्सनल रिलेशनशिप, जब भी प्राइमरी ग्रुप की बात करता है वो कहता है कि इसमें जो मेंबर्स मौजूद होते हैं इनका आपस में पर्सनल रिलेशनशिप होता है। पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है, किस तरह है, वो कहता है कि आपस में आपके पेरेंट्स हैं तो आपका उनके साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है, आपकी उनके साथ किनशिप है। और अगर वो कहता है कि हम दूसरी तरफ चले जाएं, बड़े ग्रुप की तरफ चले जाएं, तो उसमें किनशिप का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसमें वो लोग होंगे जो किसी एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो बिज़नेस है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, या वो कोई बैंक है, कोई अदारा है, तो ये बात वो इस हवाले से करता है। आगे ड्यूरेबिलिटी, पायदारी, जब वो इधर बात कर रहा है स्टेबल होने की तो वो उसके साथ ही कह रहा है ये स्टेबिलिटी भी है और इसमें ड्यूरेबिलिटी भी पाई जाती है, इसमें कंटिन्यूटी भी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन भी है, और डेली आप एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं, आपके दरमियान में इमोशनल अटैचमेंट भी है। तो वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें इसी वाले से कंसिडर की जाती है क्योंकि इसमें मेंबर्स की तादाद कम होती है, और इसके अलावा इसमें आपकी किनशिप शामिल है, आपका खूनी ब्लड रिलेशन शामिल है, इसलिए ये कहता है कि ये ड्यूरेबल है और ये लॉन्ग टर्म है और ये पायदार है। आगे आइडेंटिटी ऑफ एंड्स, मकासद की शनाख्त, वो कहता है कि इसमें जो प्राइमरी ग्रुप में मेंबर्स हैं इनकी तादाद कम होती है, इसलिए वो कहता है कि इनके मकासद की शनाख्त जो है ये आसान है, ये ईजी है। अगर पेरेंट है तो उनका मकसद क्या है, वही जो हमने इधर बात की थी। वो कहता है कि औलाद के मकासद को तकमील तक पहुँचाना। वालिदैन का मकसद क्या है कि बेसिक नीड पूरी करना, बुनियादी ज़रूरियात को कंप्लीट करना और उसको पाया तकमील तक पहुँचाना। बच्चों की ज़िम्मेदारी क्या है, बच्चों के मकासद क्या हैं कि हमने अपना स्टेटस हासिल करना है, हमने वालिदैन की दी हुई चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल में लेके आना है, हमने उनको तोहफ़ा देना है और बुढ़ापे में उनकी इज़्ज़त करनी है। तो वो कहता है कि इसमें पता चलता है कि आपके मकासद क्या हैं, इसलिए ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये ज़्यादा पेचीदा नहीं है। लेकिन जब दूसरे सीन में जाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी है और उसमें जो एंड्स हैं यानी कि इसके मकासद हैं उसकी तकमील भी मुश्किल हो जाती है। आगे सिंपलेस्ट एंड यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, सिंपलेस्ट फॉर्म इसको लिख देते हैं क्योंकि प्राइमरी ग्रुप में मेंबर्स की तादाद कम होती है, इसमें लोग थोड़े होते हैं, इसलिए वो कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन जब हम सेकेंडरी की तरफ जाते हैं
तो उसमें लोगों की तादाद बेशुमार होती है, इसलिए वो कहता है कि वो पेचीदा है, उसमें ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, उसमें स्टेटस ज़्यादा आ जाते हैं, उसमें मेंबर्स ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन हम प्राइमरी के वाले से बात कर रहे हैं तो प्राइमरी वो कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है ये पेचीदा नहीं होता, ये आसान सा स्ट्रक्चर है और हमें इसमें आसानी से पता चल जाता है कि किस बंदे का क्या स्टेटस है। अगर घर में है तो घर में हमें पता है कि सबसे बड़ा स्टेटस किसका है, फादर का स्टेटस है, हमारी मदर है, हमारा फादर है, हमारे बड़े भाई हैं। औलाद है तो उसको पता है कि किसका क्या स्टेटस है। लेकिन जब हम कंपनी में जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उस पर बेशुमार स्टेटस होते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये चीज़ें वो थी जो प्राइमरी ग्रुप के हवाले से इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सोशल ग्रुप। अब हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं सेकेंडरी ग्रुप के हवाले से और फिर इसके आगे जाते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊँ कि सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं किसको हैं। जिस तरह हमने प्राइमरी को पढ़ा है इसलिए सेकेंडरी को पढ़ते हैं कि वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी बेस पे हमने ग्रुप्स की डिवीज़न की हुई है, उसकी मनसूबाबंदी की हुई है कि अगर ये सिस्टम है तो ये प्राइमरी में आएगा, अगर दूसरा है तो वो सेकेंडरी में आएगा। अब वो कहता है कि सेकेंडरी में क्या चीज़ आती है। जो चीज़ें हमने प्राइमरी में पढ़ी हैं उनमें से कोई सी भी 3-4 चीज़ें उठा के आप उनके उलट बात कर दें, उसके उलट बात कर दें कि ये सेकेंडरी में चीज़ें नहीं होती। हमने लिखा था उधर ड्यूरेबल है, इसमें हम कह देते हैं कि ड्यूरेबिलिटी की बेस पे हम डिवीज़न कर देते हैं कि ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप है कि इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं पाई जाती, इसमें इमोशनल अटैचमेंट नहीं पाई जाती। वो ग्रुप जिसमें इमोशनल अटैचमेंट ना हो, वो ग्रुप जो लॉन्ग टर्म ना हो, वो ग्रुप जो स्टेबल ना हो, वो ग्रुप जिसमें किनशिप ना हो, जिसमें फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन ज़रूरी ना हो, जिसमें क्लोज कॉन्टैक्ट ना हो, हम उसको कहेंगे ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप है। मुख्तलिफ़ ख़वास की बेस पे कोई से भी 3 से 4 पॉइंट आपके ज़हन में आ जाएँ, आप उस बेस पे इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो मखसूस चीज़ है आपने वही लिखनी है, आप इसको अपने अल्फाज में चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखते हैं जो इसको प्राइमरी ग्रुप से लहरा करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं फॉर्मल रिलेशन। फॉर्मल रिलेशन रस्मी ताल्लुक़। प्राइमरी ग्रुप में लोगों का जो आपस में सेकेंडरी में लोगों का जो आपस में ताल्लुक़ होता है ये फॉर्मल बेस होता है, ये रस्मी होता है, आर्जी होता है, लिमिटेड सा होता है। जितनी देर के लिए आप उस ग्रुप में शामिल हैं, कोई कंपनी है, कोई अदारा है, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, तब तक आपका उनके साथ रिलेशनशिप है, तब तक आपका उनके साथ ताल्लुक़ है। जैसे आप उधर से आउट होते हैं तो वो कहता है कि आपका वो ताल्लुक़, आपका वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है और उसके साथ ये ग्रुप भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए वो कहता है कि इसमें जो रिलेशन है ये फॉर्मल है। इम्पर्सनल रिलेशनशिप सेकंड पॉइंट है, इम्पर्सनल रिलेशन। इसमें ज़ाती ताल्लुक़ ज़रूरी नहीं है कि इसके मेंबर्स का आपस में किसी भी किस्म का ज़ाती ताल्लुक़ हो। अब वो कहता है कि क्यों ज़रूरी नहीं है। हमने लिखा था इनमें सबसे पहले हमने जो बड़ा स्टेटस बताया है फादर का बताया है, तो वो कहता है कि फादर का औलाद के साथ डायरेक्ट ताल्लुक़ है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है। लेकिन इसमें आपका पर्सनल रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में जो मेंबर्स मौजूद हैं, उस कंपनी में जो लोग मौजूद हैं, उसका ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ किनशिप हो या आपका कोई खूनी रिश्ता हो। आप किसी भी बंदे के साथ कोई भी बिज़नेस, कोई भी फर्म ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए वो ज़रूरी नहीं। आगे सेकेंडरी रिलेशन। सेकेंडरी रिलेशन हमने लिखा था प्राइमरी ग्रुप में प्राइमरी रिलेशन है, लोगों का डायरेक्ट रिलेशन है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है, आपस में किनशिप पाई जाती है। इसमें वो कहता है कि जो तल्कात है ये सेकेंडरी नौइयत के होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है आपका डायरेक्ट टू डायरेक्ट रिलेशनशिप हो, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, आप डेली उस बंदे से बातचीत कर रहे हैं, डेली उससे बोलचाल हो रही है। इसमें क्या है, ये सानवी नौइयत के तल्कात हैं। आपकी कभी बात होती है किसी कंपनी के बंदे से, कभी बात नहीं होती है, लेकिन कंपनी का काम डेली रूटीन से चल रहा है एज इट इज़, तो वो कहता है इसमें तल्कात सेकेंडरी नौइयत के होते हैं। आगे लार्ज साइज़, नंबर ऑफ़ मेंबर्स। हमने प्राइमरी में लिखा था स्मॉल साइज़, उसमें मेंबर्स की तादाद कम होती है। लार्ज साइज़ जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं, हम एक पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं, हम पंजाब के प्रोविंस की बात कर रहे हैं, तो कहता है कि इसमें मेंबर्स की तादाद हज़ारों के हिसाब से हो सकती है। इसलिए वो लिखा है कि ये एक वाज़ह फ़र्क है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है। इसमें तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। वॉलंटरी मेंबरशिप। वॉलंटरी मेंबरशिप इस पॉइंट में वो कहता है कि रज़ाकाराना रुकनीत। वॉलंटरी से हम क्या मरा लेते हैं, वो कहता है कि इसमें लोग अपनी मर्ज़ी से शामिल होते हैं और अपनी मर्ज़ी से आउट भी हो सकते हैं, इन भी हो सकते हैं और आउट भी हो सकते हैं। रज़ाकार का ये मतलब होता है कि वो कोई काम कर रहा है, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं। वो अपने क्यों जुड़े हुए हैं, लोगों के साथ वो अटैचमेंट है कि वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से वो काम कर रहे हैं। इसमें वो कहता है कि जब आप एक बिज़नेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये अदारा है, ये इंस्टीट्यूट है, आप सब लोग बैठे हुए हैं, इसमें स्टडी कर रहे हैं,
आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इधर एडमिशन लेना है या इधर पढ़ना है। आप अपनी मर्ज़ी से आपने इसको ज्वाइन किया है। आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आप किसी मिल को ज्वाइन करते हैं, तो आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इसी को ही ज्वाइन करना है। लेकिन जब फैमिली सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें वॉलंटरी मेंबरशिप नहीं होती। आपके पेरेंट्स हैं, आगे उनके बच्चे हैं, तो आपकी उनके साथ वही अटैचमेंट ऑफ खूनी रिश्ता है जो कि आप वहाँ पे पैदा हुए हैं। इसमें आपका कोई किरदार नहीं है, आपके बहन भाइयों का इसमें कोई किरदार नहीं है। तो वो कहता है इसमें वॉलंटरी मेंबरशिप है, चाहे तो वो इसमें शामिल हो जाएँ, चाहे तो इससे आउट हो जाएँ, क्योंकि एक मिल है, एक कंपनी है। जब मर्जी बंदा जॉब छोड़ दे चला जाए, तो वो कहता है इसमें वॉलंटरी पाई जाती है। एक्टिव एंड इनएक्टिव मेंबर्स, इस पॉइंट में वो कहता है कि जब भी हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करेंगे, इसमें कुछ लोग एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कुछ इनएक्टिव मेंबर्स होते हैं। हम इसकी डिवीज़न किस बेस पे करते हैं? हम इसकी मुख्तलिफ डिवीज़न मुख्तलिफ स्टेटस की बेस पे कर सकते हैं कि हम बताते हैं कि इसमें स्टेटस की तादाद ज़्यादा है। एक कंपनी है, एक मिल है, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नहीं होते, लेकिन वो भी कंपनी के साथ चल रहे होते हैं। जब हम फैमिली की बात हमने की थी तो हमने उसमें कहा था कि तमाम लोगों का किरदार एक जैसा है। जब हमने एक टीम की बात की थी प्राइमरी ग्रुप में, तो हमने बोला है कि 11 लोगों की टीम है, और 11 के 11 लोग उसमें मेंबर्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं और एक जैसा किरदार रोल अदा करते हैं। इसी वो कहता है कि इस बेस पे इसमें कुछ एक्टिव मेंबर होते हैं, कुछ ऐसे मेंबर होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, उसका इस ग्रुप में उतना किरदार नहीं होता। फॉर्मल रूल्स, इस पॉइंट में वो क्या कहता है? रस्मी कवानीन। वो कहता है कि सेकेंडरी ग्रुप, जब भी हम इसकी बात करेंगे, इसमें मुख्तलिफ फार्मल रूल्स आ जाते हैं। फार्मल का मतलब यह है कि रस्मी कवायद, किसी कंपनी को चलाने के लिए, किसी इदारे को चलाने के लिए इन्होंने मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया होता है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन हम घर पे अप्लाई नहीं करते, हमारे फैमिली सिस्टम में ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होता है, ऐसी पाबंदियाँ नहीं होती। फ़र्ज़ करें कॉलेज है, एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है कि आपने इस टाइम आना है, इस टाइम जाना है, इस टाइम ये क्लास है, इस टाइम ये लेक्चर हो रहा है, इस टाइम ये सारा आके लेक्चर डिलीवर करेंगे। आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे मखसूस टाइमिंग होती है। आप उसी टाइमिंग के दौरान आप वहाँ पे जाके अपना काम करवा सकते हैं। इसी वो कहता है कि इसमें मुख्तलिफ रूल्स बने हुए हैं, आपने उन रूल्स को फॉलो करना होता है। स्पेसिफिक फंक्शन, मखसूस काम, मखसूस फंक्शन, इसमें वो क्या कहता है? इस पॉइंट में वो कहता है कि इस ग्रुप में जो लोग इकट्ठे हुए होते हैं, इनका एक ख़ास मकसद होता है, कोई ख़ास पर्पज़ होता है, ये उस ख़ास पर्पज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं। एक बैंक है, तो बैंक में लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? बैंक का काम करने के लिए। एक कंपनी है, एक मिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं कोई अपना मकसद परफॉर्म करने के लिए, मखसूस मकसद के लिए। यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे लोगों का मकसद क्या है? एजुकेशन, तालीम। जैसे वो मकसद पूरा होता है, वो लोग आपस में उनका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है और उसमें तल्लुकात जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहते। फॉर्मल रस्मी ढांचा, हमने जब प्राइमरी की बात की थी तो प्राइमरी में हमने बताया था कि उसका सिंपल स्ट्रक्चर है, आसान सा स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसमें स्टेटस की तादाद कम है। जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे, इसमें वो कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल है और ये थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि एक बैंक है, एक कंपनी है, वहाँ पे मुख्तलिफ स्टेटस के लोग मौजूद होते हैं। किसी का कोई स्टेटस है, वहाँ पे बैंक मैनेजर कुछ कर रहा है, ब्रांच मैनेजर कुछ कर रहा है, ऑपरेशन मैनेजर कुछ कर रहा है, टेलर बैठा हुआ है वो अपना काम कर रहा है, गार्ड है या कोई भी और बंदे जो रिसेप्शन पे फ्रंट डेस्क ऑफिसर बैठे हुए हैं, उनका कोई और काम है। वो कहता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो पेचीदा होता है और वो रस्मन है, वो तय कर दिया जाता है कि ये बंदा है, इस बंदे ने ये काम परफॉर्म करना है। उनकी ड्यूटी को असाइन कर दिया जाता है कि इस बंदे ने ये काम करना है और ये काम इसके अंडर है। इसलिए वो कहता है कि वहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्मल होता है। किसमें? सेकेंडरी ग्रुप में। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन, अब वो कहता है हमने प्राइमरी में पढ़ा था डायरेक्ट कोऑपरेशन, फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसमें वो कहता है कि कोऑपरेशन है जो तल्लुक है वो आपका वो इनडायरेक्ट होता है, इसमें डायरेक्ट की ज़रूरत नहीं है। एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उसको डेली मालिक से बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है, वो सुबह आता है अपना काम स्टार्ट कर देता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो डेली जाके मालिक से बातचीत करे। इसी तरह वो कहता है कुछ और शोबे हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर है, यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं तो क्या यूनिवर्सिटी में जो लेक्चर हैं, टीचर हैं, डेली वो अपने डीन से बातचीत करते हैं? क्या वो डेली भी अपने वीसी से मिलते हैं? नहीं। वो कहता है कि इसमें ज़रूरत ही नहीं है इंडायरेक्ट कोऑपरेशन की।
लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, वो आपस में व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या वो किसी भी वे से किसी को लेटर भेज रहे हैं, किसी को पोस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वो कहता है कि इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं होती, काम चलता रहता है। स्टेटस एंड रोल, स्टेटस एंड रोल। सेकेंडरी ग्रुप में वो कहता है कि मुख्तलिफ स्टेटस होते हैं, उस स्टेटस की बेस पे रोल असाइन किए जाते हैं, इसलिए वो कहता है कि स्टेटस भी मुख्तलिफ है। तो ज़ाहिर सी बात है जब स्टेटस मुख्तलिफ होंगे तो रोल भी मुख्तलिफ होते हैं। एक फैक्ट्री है, उसमें मुख्तलिफ स्टेटस है, मैनेजर है, ऑपरेशन मैनेजर है, वो ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर है, वहाँ का कंपनी का हेड है, वहाँ पर डायरेक्टर है, CEO है, एडिटर है, कोई बंदा है, कोई और बंदे हैं, बहुत से लोग वहाँ पे मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। तो वो कहता है कि उनके स्टेटस भी मुख्तलिफ है, उनका रोल भी मुख्तलिफ है। इसलिए ये जो पॉइंट है ये भी कहता है कि प्राइमरी को, इसको सेकेंडरी को प्राइमरी से सेपरेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। फॉर्मल सोशल कंट्रोल, फॉर्मल सोशल कंट्रोल, रस्मी सोशल कंट्रोल, इसको क्या कहते हैं, इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि जब भी सेकेंडरी ग्रुप को कंट्रोल करना है तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रस्मी ज़वाबित होते हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। इसमें मुख्तलिफ़ एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। इसमें पुलिस का किरदार है, इसमें FIA का किरदार है, NAB का किरदार है, जो एंटी करप्शन अदारे हैं उनका किरदार है, कुछ और भी एजेंसीज इसमें शामिल है। जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट आती है, जुडिशरी आती है, वो तमाम इसमें आ जाती है फॉर्मल सोशल कंट्रोल में। वो एजेंसीज हैं जो इसको कंट्रोल करती हैं। फैमिली सिस्टम जो है वो इसके उलट है। डिफरेंट एंड डाइवर्स एंड्स, डिफरेंट एंड डाइवर्स एंड्स, इसमें वो कहता है कि मकासद जो होते हैं वो मुख्तलिफ हैं। किसी एक कंपनी का मकसद मुख्तलिफ हो सकता है, किसी दूसरी का उससे मुख्तलिफ हो सकता है। उसी कंपनी में रहने वाले मुख्तलिफ स्टेटस हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उन लोगों का किरदार के हवाले से काम मुख्तलिफ हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें उनके मकासद मुख्तलिफ हैं। मैनेजर का मकसद हो रहा है, मालिक का मकसद हो रहा है, वहाँ पे कोई एम्प्लॉई है उसका मकसद हो रहा है। तो वो कहता है कि ये तमाम एंड्स जो हैं इन लोगों के मुख्तलिफ होते हैं, और इसी बेस पे वो कहता है कि हम ग्रुप बंदी करते हैं कि ये तमाम चीज़ें अगर मौजूद हैं तो उसका मतलब ये है ये हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। हमने जो पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में, अगर हम उन्हीं पॉइंट्स की बेस पे डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो बिल्कुल हम कर सकते हैं। अगर वो पॉइंट हमें याद हैं तो हम उन्हीं पॉइंट्स को लिख के दोनों में फ़र्क वाज़ा कर सकते हैं। ये आसान सा सिंपल सा तरीका होता है कि एक में जो चीज़ मौजूद है वो दूसरे में नहीं होगी, हम उस बेस पे इसको डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले वो कहता है साइज़, साइज़ की बेस पे वो कहता है प्राइमरी और सेकेंडरी को डिफरेंशिएट किया गया है। किस तरह किया गया है? प्राइमरी में उसने बताया था कि साइज़ की तादाद हमेशा कम होती है, सेकेंडरी में नंबर ऑफ़ मेंबर्स की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। ये हज़ारों लाखों की तादाद में हो सकते हैं, पूरा मुल्क हो सकता है, पूरा आपका एरिया, पूरी आपकी स्टेट हो सकती है। दूसरे नंबर वो कहता है स्टेबिलिटी, स्टेबल होना। प्राइमरी में वो कहता है स्टेबिलिटी ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि स्टेबल होता है, रिश्ता मजबूत है, आपकी किनशिप है, आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन है। सेकेंडरी में वो कहता है कि स्टेबिलिटी इतनी नहीं पाई जाती, इसमें आपका तल्लक है। कब तक वो तल्लक है? जब तक आप उस मकसद के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही वो आपका मकसद कंप्लीट होता है आप इस चीज़ से आउट हो जाते हैं, आप इस ग्रुप से आउट हो जाते हैं। तो वो कहता है कि इसमें स्टेबिलिटी की बेस पे दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाता है। आगे कोऑपरेशन, कोऑपरेशन की बेस पे भी उसने दोनों को डिफ्रेंशिएट किया है। प्राइमरी ग्रुप है उसने बताया है कि फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपका क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन सेकेंडरी में वो कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट कोऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ग्रुप के तमाम मेंबर्स के साथ बातचीत करें। ग्रुप में हज़ारों मेंबर्स हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बंदा एक टाइम में इतने लोगों से बातचीत करे। तो वो कहता है कि इस बेस पे भी इसकी डिवीज़न हो जाती है। आगे स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ढांचा। प्राइमरी ग्रुप की वो बात करता है तो वो कहता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल है। एक फैमिली है, एक फैमिली में पेरेंट है, बच्चे हैं, किनशिप है आपके, यानी कि कज़न्स वगैरह हैं। लेकिन जब वो सेकेंडरी में जाता है तो वो कहता है ये पेचीदा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंट्री है, एक स्टेट है, उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हो सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि इसका स्ट्रक्चर जो सेकेंडरी का है वो हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आगे रिलेशनशिप, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप इन सेकेंडरी ग्रुप, डायरेक्ट रिलेशनशिप इन प्राइमरी ग्रुप। फेस टू फेस इंटरेक्शन, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट तल्लक, आपका क्लोज रिलेशनशिप, आपकी किनशिप, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं प्राइमरी ग्रुप में और ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं सेकेंडरी ग्रुप में, इसके ऑपोजिट। आ गया गोल, दोनों में डिफरेंट गोल्स होते हैं। प्राइमरी में मुख्तलिफ है, सेकेंडरी में मुख्तलिफ है। अब जब प्राइमरी की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, हॉकी टीम की बात कर रहे हैं, क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, तो उनका एक ही मकसद होता है। लेकिन
जब हम सेकेंडरी ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें गोल्स एक जैसे नहीं होते, उसमें मकासद एक जैसे नहीं होते, वो मकासद मुख्तलिफ होते हैं। कंपनी के हेड का कोई और मकसद है, उसके ब्रांच मैनेजर का कोई और मकसद है, और नीचे जो निजी सतह पे लोग काम कर रहे हैं वो उनका कोई और मकसद है। सोशल कंट्रोल, माशी कंट्रोल। प्राइमरी में वो कहता है कि जब सोशल कंट्रोल की बात आती है तो इसमें बात करते हैं फैमिली सिस्टम की। आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं, वो आपको बताते हैं हमारा एथिक्स क्या है, हमारा मकसद क्या है। जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो वो कहता है कि इसके लिए बाकायदा फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं, हमने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है और उसके मुताबिक हमने उसको चलाना है। अगर हम उसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो स्टेट में जो फोर्सेस मौजूद होती हैं, उसमें पुलिस है, जुडिशरी है, नैब है, FI है, CI है, जो भी एजेंसीज़ हैं वो अपना अपना किरदार सोशल कंट्रोल के हवाले से बात करते हैं। सेकेंडरी में सोशल कंट्रोल या एजेंसीज़ के थ्रू होता है। आगे पर्सनैलिटी। प्राइमरी ग्रुप में वो कहता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बूट्स होती है, वो स्टेबल होती है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है, आप इंस्पायर होते हैं अपने पेरेंट्स से। सबसे पहले बच्चा जब पैदा होता है वो अपने वालिदैन से सीखता है, अपने बड़े बहन भाइयों से सीखता है, गली मोहल्ले के बच्चों से सीखता है। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती है वो लोग उसकी पर्सनैलिटी में किरदार अदा करते हैं। सेकेंडरी में वो कहता है कि आप ऑलरेडी जो आपने बनना है वो आप बन चुके हैं, अब दूसरे बंदे की शख्सियत का आप पे इतना ज़्यादा असर नहीं होता। बाज़ार कुछ चीज़ें अफेक्ट करती हैं जिसमें आप लिबास शामिल कर सकते हैं कि एक बंदा है उसका लिबास बड़ा अच्छा है, आप उसके लिबास से इंस्पायर हो रहे हैं, आप उसके बोलचाल से, आप उसके लहजे से, उसकी गुफ्तगू से बड़ा इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन वो कहता है पर्सनैलिटी में वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखती जो चीज़ें आप अपने बचपन में अपने वालिदैन से, अपने खूनी रिश्तेदारों से सीख चुके हैं। फ़िज़िकल क्लोजनेस, जिस्मानी कुर्बत। हमने बात की थी डायरेक्ट रिलेशनशिप की प्राइमरी ग्रुप के बारे में। वो कहते हैं कि प्राइमरी जब ग्रुप आएगा उसमें हमारी फ़िज़िकल क्लोजनेस ज़रूरी है, उसमें हमारी किनशिप ज़रूरी है। लेकिन सेकेंडरी में वो कहता है किनशिप नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कंपनी के तमाम लोग आपके खूनी रिश्तेदार हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि सेकेंडरी में जब भी जाना है उसमें फ़िज़िकल क्लोजनेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी में फ़िज़िकल क्लोजनेस की ज़रूरत लाजमी होती है। आगे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, गुफ्तगू करना, बातचीत करना। प्राइमरी में वो कहता है कि आपकी फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन है, आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, आपका क्लोज रिलेशनशिप है, आप डेली अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से, आप हक की टीम है, आप डेली अपने मेंबर से बातचीत कर रहे हैं। जब हम सेकेंडरी में जाते हैं तो वो कहता है सेकेंडरी में कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन मुमकिन भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कंपनी के मालिक के साथ डेली बातचीत हो रही है, आप डेली उसको सारा चीज़ें बता रहे हैं। आप एज इट इज़ अपनी जॉब पे जाते हैं, वहाँ पे आपका जो स्टेटस है, आपका जो रोल है वो आप अदा करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। इसमें वो कहता है कि आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे आप किसी को मेल सेंड कर रहे हैं, आप किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं, या किसी और वे से आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी वो कहता है कि इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़रूरी नहीं है सेकेंडरी के हवाले से। ड्यूरेशन, मुद्दत। इसमें वो कहता है सेकेंडरी जो ग्रुप है वो ड्यूरेशन उसकी वो कहता है कि इतनी लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म होता है, वो किसी ख़ास मकसद के लिए। जैसे वो मकसद कंप्लीट होता है आपका स्टेबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाती है, आपकी ड्यूरेशन उसकी एंड हो जाती है। प्राइमरी की जब वो बात करता है तो वो कहता है कि प्राइमरी ग्रुप हमेशा ड्यूरेबल होता है, हमेशा स्टेबल होता है और हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि आपकी फ्रेंडशिप आ जाती है, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए ये ड्यूरेबल है। स्टेटस, स्टेटस के हवाले से इसमें बताया गया है कि जो प्राइमरी ग्रुप है इसमें जो स्टेटस है, हमारी फैमिली में जो स्टेटस है, हमें पता है कि हमारी फैमिली में किसका क्या स्टेटस है, हमें पता है हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स का क्या स्टेटस है, वालिद का क्या स्टेटस है, मदर का क्या है, बड़े बहन भाइयों का क्या है, कज़न्स का क्या है। लेकिन जब वो कहता है कि हम सेकेंडरी में जाते हैं तो इसमें स्टेटस की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक ही मिल, एक कंपनी ले लें, उस एक मिल में, एक कंपनी में हज़ारों लोगों की तादाद जिनके मुख्तलिफ स्टेटस होंगे और उसी स्टेटस की बेस पे उनके जो रोल हैं वो सैंक्शन किए जाते हैं कि किस बंदे का क्या किरदार है और उसने क्या काम सर अंजाम देना है। इसी को कहता है कि ये भी एक वो पॉइंट है जिसकी बेस पे हम डिवीजन कर सकते हैं कि प्राइमरी ग्रुप क्या है और सेकेंडरी ग्रुप क्या है। हमने प्राइमरी के हवाले से पढ़ लिया है, सेकेंडरी के हवाले से पढ़ लिया है, हमने दोनों के दरमियान में डिफरेंस पढ़ लिया है। अब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो ग्रुप में मौजूद सॉलिडैरिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम लिखते हैं एजेंट्स, हम लिखते हैं एलिमेंट्स,
ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी एक ग्रुप में यकजहती को, एक ग्रुप में सॉलिडरिटी को मुतासर करती हैं कि एक ग्रुप है उसमें कितनी मजबूती है, उसमें कितनी स्ट्रेंथ है, किस बेस पे होगी। वो चंद एक पॉइंट हैं जो उसने डिस्कस किया है कि अगर ये चीज़ें हैं तो ये ग्रुप में स्ट्रेंथन करती है या उसको वीक करती है या उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो उसने पहले नंबर पर कहा है सिमिलैरिटीज़ ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज़। नंबर 1 सिमिलैरिटीज़ एंड एटीट्यूड्स, रवैयों और इक़दार में मुमासलत। इसमें वो कहता है कि अगर किसी भी एक ग्रुप में लोगों का रवैया एक जैसा है, लोगों का एटीट्यूड एक जैसा है, लोगों की नॉर्म्स एक जैसी हैं, लोगों की वैल्यूज़ एक जैसी हैं, कस्टम एक जैसी हैं, ट्रेडिशन एक जैसी है, तो ये वो चीज़ें हैं जो ग्रुप को मजबूत करती हैं। अगर लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से तलक रखते हैं तो वो कहता है कि ये चीज़ उस ग्रुप को वीक करेगी, उस ग्रुप को कमज़ोर करेगी। अगर वो लोग एक ही बैकग्राउंड से तलक रख रहे हैं, उनका एटीट्यूड एक जैसा है, मिलता जुलता है, उनकी कस्टम्स एक जैसी हैं, उनके रस्म व रिवाज एक जैसे हैं, उनकी नॉर्म्स एक जैसी हैं, उनके वैल्यूज़, उनकी इक़दार एक जैसी हैं, तो वो चीज़ें इस किसी भी ग्रुप में मजबूती का बास बनती है। इसलिए उस ग्रुप में सॉलिडरिटी में इजाफा होगा। अगर वो कहते हैं कि ये चीज़ डाउन है तो उसका मतलब ये है कि उस ग्रुप में सॉलिडरिटी में कमी हो जाएगी। सेकंड में वो कहता है साइज़ ऑफ ग्रुप, ग्रुप में मेंबर्स की तादाद। हमने बात की थी प्राइमरी ग्रुप की। प्राइमरी ग्रुप में हमेशा मेंबर्स की तादाद होती है कम, सेकेंडरी में तादाद होती है ज़्यादा। वो कहता है ग्रुप में जितनी लोगों की तादाद कम होगी उसमें सॉलिडरिटी उतनी मजबूत होगी, क्योंकि जितने लोग कम हैं वो उतने अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। जितने ज़्यादा नए लोग होंगे उतनी ज़्यादा सॉलिडरिटी में कमी आती जाएगी, उतनी उसमें वीकनेस आती जाएगी। इसलिए वो कहता है साइज़ ऑफ ग्रुप जो है ये उसको सॉलिडरिटी को मुतासर करता है। अगर कम है तो सॉलिडरिटी ज़्यादा है, अगर लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही है तो उसमें सॉलिडरिटी में कमी वाक़या हो जाती है। आ गया टाइम ड्यूरेशन। जिस ग्रुप में वो कहता है लोग आपस में ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, आपस में रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेंगे, तलका ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेंगे, तो उस ग्रुप में सॉलिडरिटी ज़्यादा पाई जाएगी। जो ग्रुप शॉर्ट टर्म होगा, थोड़े अरसे के लिए होगा, लोग आपस में टाइम ही नहीं इतना स्पेंड कर पाए, तो उस ग्रुप में वो कहता है कि सॉलिडरिटी जो है इसमें कमी वाक़या हो जाती है। टाइम की बेस पे डिवीज़न अगर ज़्यादा है तो सॉलिडरिटी भी ज़्यादा होगी, टाइम अगर कम गुजरा है, कम हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उस सॉलिडरिटी जो है उसमें कमी वाक़या हो जाती है। लोकेशन, नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन की बेस पे वो कहता है सॉलिडरिटी में कमी भी होती है और इजाफा भी होता है। किस तरह कि अगर लोग करीब करीब मौजूद हैं, लोगों का डेली इंटरेक्शन है, फ़ेस टू फेस बातचीत हो रही है, क्लोज़ रिलेशनशिप है, तो वो कहता है कि आपस में तलका जो है वो ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब आपस में तलका ज़्यादा मजबूत है तो इसका मतलब ये है कि सॉलिडरिटी जो है, यकजहती जो है उसमें इजाफा होता है। जैसे वो कहता है लोकेशन दूर होती है, आपका कभी कभार किसी के साथ सलाम दुआ होती है, कभी किसी को तल्लक था, उसमें जैसे जैसे वो कहता है लोकेशन में गैप आता जाता है, आपकी सॉलिडरिटी में कमी आती जाती है। इसलिए वो कहता है कि इस बेस पे भी सॉलिडरिटी जो है वो अफेक्ट होती है। स्टेटस के बारे में वो कहता है कि सॉलिडरिटी जो है वो स्टेटस से भी अफेक्ट होती है। जिस ग्रुप में वो कहता है कि आला स्टेटस होगा, अच्छा स्टेटस होगा, उस ग्रुप में लोगों की सॉलिडरिटी में इजाफा होता है। जिस ग्रुप में जितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लोगों की होती जाती है, जितने ज़्यादा स्टेटस उसमें आते जाते हैं, उसमें वो कहता है सॉलिडरिटी में कमी आती जाएगी। एक कंपनी है, एक मिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सैकड़ों के हिसाब से लोगों के स्टेटस हैं, तो हर बंदे को पता ही नहीं है कि किस बंदे का क्या स्टेटस है। अगर कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, छोटी कंपनी है, छोटा ग्रुप है, तो उसमें पता है कि एक फैमिली सिस्टम है, फैमिली में वालिदैन का स्टेटस क्या है, फैमिली में आपके करीबी रिश्तेदारों का स्टेटस क्या है, तो उस बेस पे वो कहता है कि सॉलिडरिटी जो है वो उसमें इजाफा होता है, वो हमेशा ज़्यादा होती है। डिफ़िकल्टी इन एंट्री, नंबर 6 डिफ़िकल्टी इन एंट्री। अब वो कहता है हम बात कर रहे हैं सोशल ग्रुप की। किसी भी ग्रुप में जहाँ पे एंटर होना मुश्किल है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सॉलिडरिटी या उसमें कमी है। अगर उस ग्रुप में नए मेंबर्स ही नहीं आएंगे तो लोगों की आपस में सॉलिडरिटी कैसे बढ़ेगी, लोगों का आपस में इंटरेक्शन कैसे होगा, लोग आपस में एक दूसरे को कैसे जानेंगे। इसलिए वो कहता है कि हमेशा जो एंट्री है वो आसान होनी चाहिए, लोग आसानी से उस ग्रुप में शामिल हो सकें। जिस ग्रुप में एंट्री मुश्किल है, जिस ग्रुप में नए आने वाले मेंबर्स को स्पेस ना दी जाए, नए आने वाले लोगों के साथ आपका कोऑपरेशन नहीं है, आप उन लोगों को सेटल होने की स्पेस ही नहीं दे रहे, उसको मौका ही नहीं दे रहे, तो वो कहता है कि उसमें सॉलिडरिटी कैसे आएगी। आप नए आने वालों को स्पेस दें ताकि वो भी टाइम के साथ साथ आपके साथ फ्री हो सकें और उसमें उस ग्रुप में सॉलिडरिटी में इजाफा हो सके। इंटरडिपेंडेंसी, खुद इन्हसारी, इंटरडिपेंड होना। इस पॉइंट में वो कहता है
कि जितना लोग एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे उतना सॉलिडैरिटी में इजाफा होगा। जितना लोग एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे उतना सॉलिडैरिटी में इजाफा होगा। किस तरह कि किसी भी जगह पे 10 बंदे हैं, अगर वो 10 बंदे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं कि ये फ़ैसला वो करेगा, दूसरा बंदा करेगा, तीसरा बंदा करेगा, तो वो कहता है कि सॉलिडैरिटी में इजाफा होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे पे डिपेंड करेगा मैंने इस फैसले को लेके आगे चलना है। लेकिन जब वो कहता है कि लोग खुद कफील हो जाएं, खुद डिपेंडेंट हो जाएं, हर बंदा अपना डिसीजन खुद ले रहा है, तो सॉलिडैरिटी में कमी वाक़ हो जाएगी। इसी वो कहता है कि फैमिली सिस्टम है, इसमें सॉलिडैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है मोस्टली वो डिसीजन मेकिंग हमारे बड़ों के पास होती है। हमारी फैमिली में हमारे फादर के पास है, मदर के पास है, जो भी घर में बड़ा है उसके पास है, बड़ा भाई है या सिस्टर है। तो वो कहता है अगर फैसला जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है तो सॉलिडैरिटी में कमी वाक़ हो जाएगी। अगर वो डिपेंडेंट है तो सॉलिडैरिटी में इजाफा होगा। कोऑपरेटिव बिहेवियर कहता है कि आपका जो रवैया है जो कोऑपरेटिव होना चाहिए। हमेशा नए आने वाले लोगों को आपको स्पेस देनी चाहिए, उनके साथ एडजस्ट होने में, सेटल होने में टाइम लगता है। अगर हम दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो वो कहता है कि हम सॉलिडैरिटी में इजाफा कैसे करेंगे। सॉलिडैरिटी में इजाफा करने के लिए हमें कोऑपरेटिव होना पड़ेगा। हमें ऑर्गेनाइजेशन में रह के, हमें इंस्टीट्यूट में रह के, हमें फैमिली में रह के नए आने वाले लोगों को स्पेस देनी चाहिए ताकि उनके साथ हमारी सेटलमेंट हो जाए और सॉलिडैरिटी जो है वो ग्रुप में उसमें इजाफा हो जाए और वो जो ग्रुप है वो स्टेबल हो जाए और वो लॉन्ग टर्म तक चले। मेंबर टर्नओवर, इस पॉइंट में कहता है मेंबर्स के हवाले से कि अगर ज़्यादा लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, किसको छोड़ के जा रहे हैं, किसी एक ग्रुप को। हम सेकेंडरी ग्रुप के हवाले से बात करते हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं तो वहाँ पे सॉलिडैरिटी में इजाफा कैसे होगा। अगर पहले से लोग मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं, लंबे अरसे तक वो काम कर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, उसमें इंटरेक्शन भी ज़्यादा है, उसमें कोऑपरेशन भी ज़्यादा है, तो वो कहता है सॉलिडैरिटी भी ज़्यादा होगी। अगर टर्नओवर जाने वाले लोगों का ज़्यादा है तो ये नुकसानदेह है। किसके लिए नुकसानदेह है, ये सेकेंडरी के वाले से वो बता रहा है कि सॉलिडैरिटी के लिए नुकसानदेह है। उस ग्रुप में यकजहती नहीं होगी, नए आने वाले बंदों को टाइम लगेगा, सेटल होने में टाइम लगेगा, आपकी उनके साथ कोऑपरेशन नहीं होगी, आपकी उनके साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, तो वो कहता है सॉलिडैरिटी में कमी वाक़ हो जाती है। इसलिए कहता है कि जो मेंबर्स टर्न हो रहा है ये भी इफ़ेक्ट करता है ग्रुप में मौजूद सॉलिडैरिटी को। कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन, हमने लिखा था कोऑपरेटिव बिहेवियर। कोऑपरेशन वो कहता है कि आपके लोगों के साथ कोऑपरेशन होना लाजमी है। अगर हम कोऑपरेटिव होंगे, नए आने वाले बंदे को स्पेस देंगे, ग्रुप में मौजूद जो पहले से लोग हैं उनके साथ ताउन अच्छा करेंगे, उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, तो सॉलिडैरिटी में इजाफा होगा। अगर हम कोऑपरेटिव ही नहीं है, हम तंग नज़र हैं, हम पुराने ख्यालात के मालिक हैं, हम नए आने वाले बंदों को स्पेस ही नहीं दे रहे, तो वो कहता है कि वीक कोऑपरेशन की वजह से ग्रुप में मौजूद सॉलिडैरिटी जो है जो इफ़ेक्ट होती है और लोगों का लॉस होता है और सॉलिडैरिटी में कमी वाक़ होती है। ये वो पॉइंट्स है जो डिस्कस करना ज़रूरी थे। मेजर सोशलाइजिंग एजेंट्स डेट अफेक्ट द सॉलिडैरिटी इन ग्रुप्स। हमने कोशिश किया है कि इस तमाम क्वेश्चन को 1 बाय 1 तमाम पॉइंट्स को कंप्लीट करें और तमाम चीज़ें जो हमने 1 बाय 1 डिस्कस की हैं, और ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्टली रिपीट हो चुका है और आइंदा भी एक्सपेक्टेड है कि नए पेपर्स में जो क्वेश्चन फिर से आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगले किसी लेक्चर में कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।